बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 है 8th क्लास की, चैप्टर नंबर 1 है सेट्स के बारे में। और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ये पुराने ज़माने की बात है, यानी कम से कम 1-2 साल पहले की बात है जो कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया गया होगा इस चैनल पे। लेकिन अभी क्योंकि मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ आजकल उसमें B8 क्लास आ रही है, तो वो बच्चों को इस सेकंड पार्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है समझने में या उनके कॉन्सेप्ट्स में। तो मैं इसलिए अभी ये सेकंड वाला पार्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, ये इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बेटे और बेटियों के लिए आसानी हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर बी जो है बेटा, इसका बी पार्ट जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट इसका स्टेप है वो ये है कि हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म से इसको पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम राइट करते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में। तो ए जो है हमारे पास सेट, अगर इसको हम ज़रा गौर से देखें तो वो कहता है कि हमारे पास जी सेट है, वो जो ए है यानी उसके वो बिलोंग करता है जी में से, और जी होता है इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स भी राइट कर देता हूँ, इसके बावजूद कि ये इसी चैप्टर के स्टार्ट वाले पेज पे जब चैप्टर स्टार्ट करवाया गया था वहाँ पे ये सेट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है जी, और अप टू सो ऑन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इसमें अनलिमिटेड टाइम्स होते हैं। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बाज़ जगहों पे आपको ये सेट ऐसे लिखा नज़र आएगा, कुछ जगहों पे ऊपर जैसे मैंने लिखा वैसे नज़र आएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी डॉट्स हैं, यहाँ लिखा होगा -3, फिर लिखा होगा -2, ठीक है जी, फिर लिखा होगा -1, फिर लिखा होगा 0, फिर लिखा होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट्स लगा के, और यहाँ पे इसको हम दोबारा ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दोनों मेथड्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। अच्छा, वो कहता है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स में से हैं एंड x इज बिटवीन 8 and 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं A to 25, जबकि 8 और 25 भी इंक्लूडेड हैं, यानी इंक्लूड हैं इसमें। ये जो लेस देन और इक्वल का साइन होता है ना, जहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन आ रहा है बेटे, उसमें हम वो एलिमेंट्स शामिल करते हैं। अगर वो इक्वलिटी का साइन ना आए तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं, यानी उसके दरमियान वाले एलिमेंट्स को लिख देते हैं और जो गिवन नंबर्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं। जैसे ये 8 और 25 दिए हैं, और क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी आ गया इसलिए हम 8 को और 25 दोनों नंबर्स को शामिल करेंगे इस सेट में। अगर ये ना होता तो हम इन दोनों को छोड़ के इनके दरमियान वाले लिख देते। अच्छा, अब ये सेट जो ए बनेगा ये होगा 9, 10, 11, इसी तरह अप टू सो ऑन 25। ठीक है जी, ये हमारे पास सेट ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं सेट बी की। ठीक है जी, यहाँ पे राइट करेंगे बी सेट जी। बी सेट को देखें, वो कहता है कि ये हमारे पास ये भी इंटीजर्स हैं। यहाँ पे ये हमें बताया जाता है कि ये जो है बिलोंग किस सेट में से करता है। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हैं ये भी, लेकिन ये इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ये हैं बिटवीन -2 and 6, -2 and 6। इसमें देखें अब इक्वलिटी का साइन नहीं है इस लेस देन के साइन के नीचे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं यानी -2 and 6 ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम इसको क्या राइट करेंगे इस सेट को? -1, इसके बाद 0, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारे पास बी सेट आ जाएगा, यानी बी को हमने टेबुलर फॉर्म में राइट कर दिया है ये। अब बारी आती है सी सेट की। ठीक है जी, तो सी सेट को अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ये इंटीजर्स ही हैं, और जो इंटीजर्स हैं वो लेस देन एंड इक्वल टू 8 है। ठीक है, यानी ये 8 से छोटे इंटीजर्स हैं सारे के सारे। अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले फॉर्मेशन में यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पे जो जी सेट लिखा हुआ है इसमें अगर हमारे पास यहाँ 8 हो तो 8 से नीचे सारे ही एलिमेंट्स इसमें आ रहेंगे। यानी इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे शो करेंगे, यहाँ डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद क्योंकि ये माइनस वाली साइड है इसको हम यहाँ लिख देंगे, चलें जी, -2, -1, फिर 0, फिर इसमें 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, फिर आ जाएगा ये 7,
और 8b आएगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी आ रहा है, लेस देन का जो साइन लिखा है उसमें इक्वल का साइन भी लिखा गया है। तो इस तरीके से ये इनकी टेबुलर फॉर्म है, ये ठीक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें जो मुझे और ज़रूरी बात लग रही है यहाँ पे वो ये है कि इसमें हमने इसको डायग्राम को कैसे बनाना है, जो वेन डायग्राम है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बाकी ये जो इसमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये बहुत आसान है, जैसे इसका ए पार्ट सॉल्व किया गया होगा वैसे ही इसका बी पार्ट भी सॉल्व किया रहेगा, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कैसे फाइंड करना है हमने इसको। तो अभी पहले मैं इसकी डायग्राम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा जो इसकी वेन डायग्राम है बेटा, उसके लिए हमें सबसे पहले इन 3 सेट्स को गौर से देखना है कि कौन कौन से सेट्स इसमें से ओवरलैपिंग है और कौन से डिसजॉइंट है। अच्छा, अगर हम ए और बी की बात करें तो ये हमारे पास है 9, 10, 11 अप टू 25 और बी है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये ए और बी दोनों डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं साथ साथ आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि इसकी हमने डायग्राम्स को कैसे ड्रा करना है। तो मैं इसमें इसको ड्रा भी करता हूँ साथ साथ, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। अच्छा, ये डायग्राम मैंने एक यहाँ पे अभी ड्रा की है, ये जो ट्राइंगल है इस तरह की। ठीक है, मैं इसको ज़रा काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ अच्छे तरीके से आए। असल मकसद इसमें वेन डायग्राम्स ही हैं जो बेटे और बेटियों को कंफ्यूज करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो शेप है ये अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी। अच्छा बेटा, आप देखें इसमें हमारे पास ये जो रेक्टेंगल होते हैं ना, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ये यानी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। अच्छा जी, इसके बाद अब ए और बी का हमने देख लिया कि ये ए और बी डिसजॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है जी, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, पहली बात ये हो गई। अच्छा, अब देखते हैं ए और सी को। यहां पे हमारे पास हैं एलिमेंट्स ए में 9, 10, 11 अप टू 25। ठीक हो गया जी। ए में जो है वो हमारे पास उन्होंने, अच्छा ए को मैंने लिखा हुआ है इसमें 8 मैंने नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, बहरहाल ये मुझसे गलती हुई है। ये 8 भी इसमें आना था, यहाँ पे हमने 8 से स्टार्ट करना था इसको, 8, 9, 10, 11 अप टू 25। सॉरी फॉर दैट, ये मैंने बिल्कुल इसको देखा नहीं, मेरा ध्यान ही रहा, शायद अनइंटेंशनली ये गलती हो गई। लेकिन अभी मेरा ध्यान यहाँ पे पड़ा ना, तो दोबारा मैंने देखा कि ये लेस देन और इक्वल टू है, और मैंने शायद बताया होगा आपको वहाँ पे ज़रूर कि जिसमें इक्वालिटी का साइन आए तो वो वाले एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो शायद लिखते हुए जल्दी में मैंने ये मिस कर दिया हो, ये वाला एलिमेंट जो 8 है। अच्छा, अभी हम बेटे बात कर रहे हैं इसमें वेन डायग्राम्स की। तो देखें यहाँ पे हमारे पास ए और सी की बात अभी हम कर रहे हैं। तो ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो यही वाला एलिमेंट इनमें कॉमन आ जाएगा। देखें, अगर ये ना लिखा रहता तो ये डिसजॉइंट ही हमने लिख देने थे। फिर यहाँ पे देखें ये 8 है एलिमेंट यहाँ पे, और इधर भी हमारे पास ए में 8 है। तो ए और सी जो है ये क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ए एंड सी आर ओवरलैपिंग। ठीक है जी, ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, ये हमने 2 रिजल्ट्स जो हैं वो इससे फाइंड किए। अच्छा, और बी और सी का या सी और ए का क्या रिलेशन है? ए और सी की तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि ए और सी जो है वो ओवरलैपिंग है। बी और सी क्या है आपस में? अगर हम गौर करें, इनको देखें तो हमारे पास जो बी सेट है ये है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो हमारे पास सी सेट है ना उसमें -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखें, -1 से लेकर 5 तक सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इट मींस बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, यानी ये यहां पे हम क्या राइट करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बी जो है वो सी के अंदर है। बी इज सबसेट ऑफ सी का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सी। अच्छा, अगर मैं इन तीनों रिजल्ट्स को अलग-अलग से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं पहले, तो इसकी डायग्राम्स कैसे बनेगी? अगर ए और बी की हम बात करें
तो यहाँ पे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसको हम किसी भी सेट से डिनोट करें, मैं पहले आपको अलग-अलग बताता हूँ कि तीनों का मतलब क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको हम इकट्ठे इनकी एक वेन डायग्राम बनाएंगे जो कि रिक्वायर्ड होगी हमारे पास क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जी। अच्छा बेटे देखें, ये मेरे पास 2 सेट्स हैं, कह लें ये ए और बी है हमारे पास, ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं सर्कल्स की शक्ल में। अब जो हमारे पास ए रिजल्ट है ना, जिसको मैंने रेड से शो किया हुआ है, इसमें हमें कहा गया है, बताया गया है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। बताया नहीं गया, यानी हमने ये साफ ज़ाहिर है कि देखा है, तो इसमें ये डिसजॉइंट थे। तो डिसजॉइंट सेट्स को ऐसे शो करते हैं वेन डायग्राम में, जैसे यहाँ पे अभी मैंने इनको बना दिया है, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसको ए लिखें और इसको बी लिखें तो ये इस तरीके से शो होंगे, अगर हम सिर्फ अभी ए और बी की बात करें। अच्छा, अगर ए और सी की बात करें तो ए और सी क्योंकि ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग को हम कैसे शो करते हैं कि इसका और इसका कुछ हिस्सा कॉमन बना देते हैं, तो ये ओवरलैपिंग होगा ये, ठीक है। और इसके बाद देखें, अच्छा ये मैं इसको साथ साथ चले इकट्ठा भी कर देता हूं। अब ये हमारे पास ए है और ये बी सेट है, और इसके बाद अब हम सी सेट की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, बी एंड सी जो है ये सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, इसलिए ये कैसे इसको हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा मेरा बेटा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये देखिए, इसको मैंने छोटा किया और इस सेट के अंदर इसको बना दिया। इसका मतलब कि ये जो सेट अंदर है ये वाला क्या होगा, ये बी होगा, और ये बाहर वाला सेट क्या है, सी होगा, ये ठीक हो गया। अब इन तीनों को इकट्ठा करेंगे जब हम, तो ये कुछ इस तरह का सेट हमारे पास बनेगा। ये देखें ज़रा, इस सारी डायग्राम को अब हम इकट्ठा करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए इसको देखने में और समझने में जी। इसका मैं नाम भी राइट कर देता हूं। अब ये हमारे पास है ए सेट, ठीक हो गया। इसको मैं राइट करता हूं बेटा ए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है बारी बी की। अच्छा, यही इसी को मैं कॉपी करता हूं ताकि साइज का फर्क ना हो। ए और बी क्योंकि डिसजॉइंट हैं, ठीक हो गया जी। और इसके बाद बी सी का सबसेट है, और ए और सी जो है ये ओवरलैपिंग है, यानी ए और सी का एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसको हमें सी कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे फिर, ठीक है। यानी ये जो सेट है ये हमारे पास क्या होगा, सी। ये देखें, यानी ये वाला जो सर्कल है ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम ए और सी को ही यहाँ पे ड्रा किया है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ए और सी आपस में ओवरलैपिंग है, तो इसलिए फिर हमने क्या किया कि ए को और सी को इस तरीके से ड्रा किया कि ये कुछ हिस्सा इसका ओवरलैप कर रहा हो। अच्छा, अब बारी आती है इसमें बी नहीं हमने अभी तक ड्रा किया। बी जो है वो क्योंकि सी का सबसेट है, ये देखें ज़रा, तो सी के अंदर किसी भी जगह पे हम इसको शो कर देते हैं बी को। ये देखें, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, बी सेट। क्यों, क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट सी में मौजूद थे, इसलिए क्या किया हमने, बी को सी के अंदर बनाया, और सी और ए ओवरलैपिंग था, इसलिए इन दोनों का कॉमन एरिया बना दिया। ए और बी बिल्कुल अनकॉमन है, ठीक है ना, ए और बी डिसजॉइंट है, अनकॉमन यानी डिसजॉइंट है ये। तो इस तरीके से ये इस वाले क्वेश्चन में इसकी वेन डायग्राम बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें जो है वो अब शेडिंग की बात आती है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी तरीके से इसको शेड किया जाएगा। जैसे अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें, ठीक है, तो बी यूनियन सी का मतलब कि बी और सी वाला पार्ट शेड होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतना मैं इसको थोड़ा सा करके भी आपको दिखा देता हूँ। उसके साथ ए भी शेड होगा, तो इसमें जो, सॉरी ये कलर कोई और चूज करते हैं, इसमें ये कलर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा लाइट कलर है। अच्छा, ये देखें ज़रा, ए यूनियन बी यूनियन सी में सॉल्यूशन के बगैर ही हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखें, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी, यहाँ पे ऐसे, सॉरी बी यूनियन सी, और ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो रहेगा यहाँ पे। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हम कर देंगे कि ये क्या है, ए यूनियन
इंटू बी यूनियन सी, यानी पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो बी यूनियन सी आ गया, तो ए का भी साथ में यूनियन आएगा, तो ए को भी हमने साथ में शेड कर देना है, तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया जी। अब इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बी वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें जरा गौर करें मेरा बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, अब मैं इसको नीचे यहां पे राइट करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने शेड करना है, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आएगा, ये वाला हिस्सा, ये बी वाला पार्ट। ठीक हो गया जी। और इसके साथ ए का और इस वाले पार्ट का कॉमन कौन सा एलिमेंट है, ए का और इस वाले पार्ट में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम गौर करें तो इस सारे एरिया में से और बी में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बिल्कुल अनशेडेड छोड़ देंगे इस वाले रीजन को। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है या जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इसमें हमने जो है वो बी यूनियन सी, ये देखें, अब ये वाली साइड को अगर इसको शेड करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी यूनियन सी का मतलब बी और सी वाला सारा एरिया शेड होगा, यानी ये वाला यहां से लेकर यहां तक, और बी और सी वाला। ठीक हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करें तो कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा कॉमन आएगा आंसर में, इसी को शेड करना है। ये शेडिंग मेरी थोड़ी सी जरा रफ हो रही है, इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए शेडिंग जो है। ठीक है, यानी ये इस तरह ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम शेड करेंगे, यानी ये वाला इसका आंसर होगा इस वाले पार्ट का। ठीक हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसकी अब हम बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखें, इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें, ए और बी में कोई कॉमन नहीं है एलिमेंट, यानी कोई एरिया कॉमन नहीं। बी यहां पड़ा हुआ है और ए इधर है, ए की बाउंड्री यहां तक है और बी इससे दूर है, तो इसलिए और बी में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका यूनियन किसके साथ होना चाहिए फिर, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। और ए और सी में इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला, ये वाला। ए और सी में कॉमन कौन सा है, ये वाला हिस्सा। तो यही आंसर है इसका भी, ये देखें। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमारी राइट हैंड साइड का भी वही आंसर होगा जो लेफ्ट हैंड साइड का होगा। अगर हम जस्ट शेडिंग से भी आंसर फाइंड करना चाहें तो वो हमें पता चल जाएगा, अगर आप सॉल्व करके फिर शेड करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अब आप अगर इसको हम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें इनमें, तो क्या हम नंबर्स राइट करेंगे और कैसे राइट करेंगे और क्या आंसर आएगा किस में। ठीक है, ए में देखें वो एलिमेंट्स हमने राइट करने हैं जो सी के साथ इसके अनकॉमन है, तो वो आ जाएंगे यहाँ पे 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 25। ठीक है, ए और सी में कॉमन कौन सा था भला, ए और सी में 8 कॉमन था, वो यहां आ जाएगा इस वाले एरिया में। ठीक है, और अब सी वाला देखें, सी में 8 के अलावा हमने कौन से नंबर्स यहां पे राइट करने हैं, वो नंबर्स राइट करने हैं जो हमारे पास बी के कॉमन इधर लिख देते हैं पहले, और आसान हो जाएगा हमारे लिए लिखना। तो बी के कॉमन कौन से, -1, 0 और 1, इसके बाद 2, 3, 4 और 5, यानी बी क्योंकि सबसेट है और इसके बाकी सारे एलिमेंट्स हम सी में राइट कर देंगे इनके अलावा, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके अलावा बाकी सारे सी में आ जाएंगे। तो वो कौन से होंगे भला, देखें, ये आ रहेगा 7, 6, 5 से लेकर -1 तक हम राइट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये आ रहेगा फिर -2। ठीक है, फिर आ जाएगा -3, फिर अप टू सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन को जो भी पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें से आंसर में जो भी आंसर वाला सेट होगा तो उसी को शेड किया जाएगा। ठीक हो गया बेटे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक आउटलाइंस हैं कह लें क्वेश्चन की, या जो मेन पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैंने आपको समझा दिए हैं।
बाकी फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। और अगर क्वेश्चन समझाना ही पड़ा, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं समझाता यहाँ पे अभी ज़्यादा कि आप लोगों की फिर जो क्रिएटिविटी होगी या फिर सोचने की सलाहियत होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उससे फ़ायदा आपको नहीं होगा इतना, ठीक है, मुझे भी फ़ायदा नहीं होगा डेफिनेटली उसका, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इस प्रोसेस में से गुजर चुका हूं। अब आपकी बारी है, आप खुद अपने दिमाग पे थोड़ा सा वजन डालें या सोचें, इस जितना दिमाग आपका सोचेगा उतनी सलाहियत इसमें ज़्यादा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी मेरा बेटा आप बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन ये भी समझा दूंगा, ये कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।